जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। यानी इसमें से पर्टिकुलर आपको अवस्थाएं दे रखी हैं, जैसे कि जन्म पूर्व अवधि, सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। हमें केवल इस क्वेश्चन के आधार पर बताना है कि जो भाषा अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील इसमें से अवधि बतानी है कौन सी है, ये उम्र बतानी है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो हम इसमें से जो राइट आंसर लगाएंगे वो 2 नंबर ऑप्शन लगाएंगे, यानी इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो भाषा अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है, यानी क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। जो एक्विजिशन है ना, इसे है आपके चोमस्की ने, आपने अगर चोमस्की संबंधित अगर सिद्धांत पढ़ा है तो चोमस्की ने एक एलईडी दिया था जिसे भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। तो वो ये कहते हैं भाषा होती है हम स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो हमारी मातृभाषा होती है हम उसे अपने आप ही सीख जाते हैं, तो उसकी ग्रामर भी हम अपने आप सीख जाते हैं। तो इस प्रकार का ये स्टेटमेंट है, चोमस्की से संबंधित है, इसे याद रख सकते हैं। और इससे ही हम स्वाभाविक को ही हम प्राकृतिक भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी स्वाभाविक होता है वो प्राकृतिक होगी, और वो प्राकृतिक होगी तो निश्चित तौर से अपनी मातृभाषा होगी। तो यानी इस उम्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का विकास हो जाता है, मोस्टली ये है, यानी ये प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इस प्रकार इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है 2 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा है प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। जैसा कि इनमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है ना, यानी जो आप हिंदी में कह सकते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया था तो उसमें 3 लेवल और 6 स्टेजें बताई थी। तो वो 3 लेवल थे ना, जिनमें थे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। इन लेवलों की कुछ कह सकते हैं उम्र भी दे रखी थी, कि जैसे कि फर्स्ट की 4 से 10, फिर ये 10 से 13 और ये 13 के बाद, ठीक है, इस प्रकार। तो इनको फिर 2-2 अवस्थाओं में बांट रखा था, जैसे कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, इसी प्रकार दूसरे की तीसरी अवस्था और ये चौथी अवस्था, इसी प्रकार तीसरे की 5वीं अवस्था और 6वीं अवस्था, यानी प्रत्येक लेवल को 2-2 भागों में बांट रखा था। और यही काउंट होके जब एक लेवल में 2 अवस्थाएं हो जाती है तो टोटल 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। हम ये कहते हैं कि 3 तो लेवल थे और 6 अवस्था थी। लेकिन ये वाली जो पूछी है अवस्था, ये किससे संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, तो हम कहते हैं ये 5वें नंबर की जो अवस्था है, जो लेवल 3rd में आएगी, 5वीं अवस्था, इसे ही बोलते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वैसे बनते तो नहीं है इस प्रकार के और भी क्वेश्चन, यानी जो और भी ऑप्शन दे रखे हैं उस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि एक सेकंड, हम बात करें पहले ऑप्शन की, जैसे प्रसूति अवस्था है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो प्रसूति अवस्था है तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा सिगमंड फ्राइड का, तो उसमें उन्होंने बच्चे के विकास की जो अवस्था है वो 5 भागों में बांटी हैं, ठीक है। तो उनमें से ये एक उनकी एक अवस्था है जिसे लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, ये 4 नंबर की अवस्था है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उन्होंने भी 5 अवस्था में बांटा था, तो ये 4 नंबर की अवस्था है। बाकी ये तो आप भी जानते होंगे, जो मूल सक्रियात्मक अवस्था है ये जीन पे आ जाएगी, तीसरी अवस्था है। उद्योग बनाव अधीनता अवस्था, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी स्टेज होती है, ये भी आपकी कह सकते हैं 6 से 12 वर्ष उम्र होती है, इसकी 7 से 12 वर्ष उम्र होती है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसकी भी उम्र मान के चलते हैं हम, ये आती है 13 के बाद में, ठीक है, 13 के बाद में। और बाकी प्रसूति अवस्था है, ये भी 7 से 12 वर्ष है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो उद्यम बनाव अधीनता है, ये एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कह सकते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था समाज से संबंधित। तो ये उनकी अवस्था से संबंधित थी, ये जीनी पाजे से थी, ये सिगमंड फ्राइड। लेकिन हमें पूछा था लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित, तो 2 नंबर की अवस्था हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस प्रकार पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो इसका एक कह सकते हैं ये किसका उदाहरण है? तो हम ये कहेंगे वो बायस है, यानी जेंडर के प्रति बायस है, यानी मेल के प्रति, यानी वो खुद मेल है, वो लड़कों से ही ज़्यादा अधिक ध्यान दे रहा है। तो निश्चित तौर से वो एक तरह से ये कह सकते हैं वो
लिंग के प्रति उसका पक्षपात है, यानी मेल की तरह। तो हम ये कहेंगे वो क्या है, बाइस है। बाइस मीन्स ये होता है कि किसी का एक का पक्ष लेना, तो जेंडर वाइज हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी जेंडर पक्षपात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर ये पूछ रहा है कि बच्चों में जो समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो भी सोशलाइजेशन से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, चाहे प्राइमरी हो या पेपर 2 की बात करें या पेपर फर्स्ट के, दोनों में ही पूछा जाता है। तो इसमें एक ही लॉजिक होता है कि प्राइमरी एजेंसी होती हैं। प्राइमरी एजेंसी का मतलब यहाँ पे देखो, कोई भी शब्द यूज कर सकता है, वो एजेंट कर सकता है, एजेंसी, तो वो बात एक ही होती है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एजेंसी, क्योंकि ये क्वेश्चन एजेंसी के नाम से भी पूछा है, तब प्राइमरी एजेंसी होती है वो फैमिली होगी, ये फिक्स है। ठीक है, और सेकेंडरी में आपकी आ सकती है, जैसे कि जो ऑप्शन डिपेंड करता है क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला कह रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है, यानी आप कह सकते हैं ये सेकेंडरी जो आपकी स्कूल है वो सेकेंडरी एजेंसी होगी। फिर इसके अलावा आस पड़ोस है वो भी सेकेंडरी में ही आएगा। ठीक है, उसके परिवार के जो भी, चाहे समाज कह लीजिए या उसके आस पड़ोस। ठीक है, ये फिक्स हैं, ये आते ही हर बार पूछे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये पूछ रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है जोर देता है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुबुद्धि सिद्धांत वाला, यानी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, ये बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने 8 प्रकार बताए थे। प्रकार नहीं बोलते उन्हें, आयाम बोलते हैं, डायमेंशन। तो ये कह सकते हैं मनुष्य में एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं होती, विभिन्न प्रकार के आयाम होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये स्टेटमेंट है, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत से ही संबंधित पूछा है। तो हम कहेंगे जो बुद्धि होती है ना, वो विभिन्न दशाओं में होती है, या इसका एक ये देख लीजिए, ये सेवरल बोलते हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये बुद्धि है, विभिन्न आयाम होते हैं बुद्धि के अंदर, ना कि एक प्रकार की है। जो और भी ऑप्शन है जैसे कि इसमें दे रखे हैं, उन्हीं के आधार पर बात कर लेते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के परीक्षण द्वारा मापी जाती है, ऐसा नहीं होता है। बाकी 2 नंबर ऑप्शन है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों से बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी गलत है। यानी ये यूनि फैक्टर की बात कर रहा है, यूनिटरी फैक्टर, यानी एक तत्व कारक की बात कर रहा है जो अल्फा नहीं दिया था, तो ये ऐसा भी नहीं होता है। बाकी है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है, जबकि व्यक्तिगत विभिन्नता तो हर एक में होती है। यानी ये कह सकते हैं जब हम पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ते हैं व्यक्तित्व वाला, उसमें यही की जाती है। या इससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं शुरुआत में, विकास, उसमें देखा होगा विकास के जब सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें एक आता है हर कोई, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं हर व्यक्ति में। ठीक है, यानी 2 व्यक्ति एक जैसे समान कोई भी चीज़ नहीं होती है, और इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार बुद्धि की विभिन्नता भी पाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो था 3 नंबर ऑप्शन था, ये विभिन्न बार पूछा हुआ है यही सेंटेंस, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ये विभिन्न प्रकार की दशाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोल्बर्ग के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत का कौन सा चरण है। यानी आप है जब सेट, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कार्य को इसलिए करना होता है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, आपके लेवल से पूछा है डायरेक्ट, ये नहीं पर्टिकुलर पूछा है कि स्टेज क्या है। तो लेवल 3 थे, एक तो पहला था प्री कन्वेंशनल, सेकंड था कन्वेंशनल, और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल था इसकी 2 स्टेज थी, फर्स्ट और सेकंड। इसी प्रकार सेकंड की थी थर्ड और फोर्थ, यानी 2-2 थी हर एक की, तो ये क्रम में ही थी, 1 2 3 4, और फिर इसकी 2, तो 5 और 6, तो इस क्रम में थी। तो ये किसकी विशेषता है ये बतानी है आपको। यानी ये कह रहा है किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। आपने देखा होगा जो आपकी कन्वेंशनल स्टेज होती है ना, इसकी जो तीसरी अवस्था होती है ये होती है गुड गर्ल और नाइस बॉय। इसका मतलब होता है इस उम्र में बच्चे हैं काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उसे स्वीकृति मिले, मतलब यह है कि वो प्रशंसा पाना चाहते हैं। तो इस वजह से हम एक लॉजिक देंगे कि ये है कन्वेंशनल स्टेज की बात हो रही है। इस प्रकार आप लॉजिक लगा सकते हैं। बाकी ये अगर आपको स्टेज मालूम है या लेवल मालूम है तो डायरेक्टली इसकी 2 नंबर ऑप्शन पर जा सकते थे। एक लॉजिक ये भी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये पूछ रहा है जो लेव वाइगोस्की है का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में फिल इन द ब्लैंक्स की एक महत्व जोर देता है। तो वो कल्चर टूल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी सांस्कृतिक उपकरण।
यानी बच्चा है समाज के अंदर रह के ही सीखता है। और जो भी भाषा विकास होता है वो, यानी भाषा की डायरेक्टली बात नहीं करते, लेकिन बड़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं समाज में। इस वजह से इनके सिद्धांत को एसीएल के नाम से जाना जाता है। यानी मोस्टली इसी की बात करती है ये। यानी आपके एक तो सोशल समाजीकरण की, और जो कल्चर होता है उसकी बात करते हैं, और जो लैंग्वेज है, ठीक है। यानी बच्चा समाज में ही रह के इन सभी चीज़ों को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को के रूप में वर्णित किया गया है। यानी जो भी संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं तो उन्हें स्कीमा कहा जाता है। ये पर्टिकुलर इसे जीन पियाजे ने कहा था कि जो भी हम दिमाग में जो भी चीज़ है हमारे, या तो पूर्व में हमने देख रखी हैं या सुन रखी हैं या जानते हैं, और जो वर्तमान में उसमें मॉडिफाई करें या ऐड करें, ये सभी स्कीमा के अंतर्गत आती हैं। इसे नॉलेज ऑफ पैकेट ऑफ नॉलेज भी बोल देते हैं, या इसे हिंदी में मनोबंध भी बोल देते हैं। इंग्लिश में स्कीमा और हिंदी दोनों इसी प्रकार बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी ये मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये कोई सेंस नहीं था। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ये आपके ऐसा थ्योरी है, इसे स्टूमुलेट रेस्पॉन्स एसोसिएशन कह दो, या स्टूमुलेट रेस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं। ये आपकी थॉर्नडाइक से संबंधित है, थॉर्नडाइक जो व्यवहारवादी है ना उससे। बाकी विकास का समीपत जेडपीडी की बात कर रहा है, ये वाइगोस्की से संबंधित है, लेकिन हमें स्कीमा के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी पे जीन पियाजे से पूछा है। इसमें ये पूछा है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उस अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। यानी उस विशेषता की आप वो उस जैसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसकी एक विशेषता बताइए इन 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे अमूर्त सोच का विकास, तो ये लास्ट स्टेज आती है 4 नंबर की, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल स्टेज, या इसे इंग्लिश में और भी नाम दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का ही मतलब होता है अमूर्त, तो ये इसी से संबंधित है। जबकि हमें पूछा था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और वैसे भी ये ध्यान रखना 2 नंबर की अवस्था है। इससे पहले थी वो सेंसरी मोटर, और दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी कॉन्क्रीट, और चौथी थी फॉर्मल, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं। दूसरा ऑप्शन नंबर है विचार और सोच में केंद्रीकरण, यानी ये सेंट्रेशन की बात कर रहा है, यानी एक वन साइडेड सोच पाता है बच्चा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की ही एक विशेषता होती है। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तो ये एब्स्ट्रैक्ट की ही एक विशेषता होती है, यानी 4 नंबर अवस्था की। बाकी कंजर्वेशन और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है, यानी कंजर्वेशन यानी संरक्षण, और जो क्रमबद्ध का मतलब सीरिएशन, यानी क्रमबद्धता में लगाने लग जाता है बच्चा। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, जिसे मूल सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो ये आपकी 3 नंबर की अवस्था होती है। तो हमें केवल पूछा था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। इसमें पूछा है कि जो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे, मैं डायरेक्टली आंसर भी लगा सकता हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। जैसे विकास की दर है वो सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है, जबकि गलत है। जो विकास की दर होती है, यानी डेवलपमेंट ऑफ रेट होती है, वो भिन्न भिन्न होती है, सभी के साथ होती है, और सभी समाजों में फॉलो भी होती है, ये यूनिवर्सल भी होती है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है एक समान होती है जबकि भिन्न भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विकास केवल विद्यालय में होता है, जबकि गलत है। विकास है वो आपके पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों की अंतर संबंध से होता है, तो केवल विद्यालय से तो नहीं होगा, तो ये भी कथन गलत है। बाकी विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बाल्यावस्था पर्टिकुलर एक हम अवस्था की बात नहीं करेंगे। जब हमने कह दी वातावरण और आनुवंशिकता, इन दोनों पर ही डिपेंड करती है, और दोनों की अंतक्रिया से होती है। तो चाहे तो आप बाल्यावस्था कहिए या विद्यालय कहिए, पर्टिकुलर एक का नाम तो कह ही नहीं सकते। बाकी ये विकास बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी विकास है शरीर में एक साथ सभी जगह होता है, पर्टिकुलर हाथ में, पर्टिकुलर आप पैर में, या किसी भी अंग का नाम नहीं ले सकते, पूरे शरीर का भाग का नाम लेना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास के जो क्रम है वो बताइएगा। यानी जो भी आपने विकास की जो अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने, ये जैसे कि शुरुआत में होती है सेंसरी मोटर स्टेज होती है। जो अब देखो, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आपसे ये नहीं कहा है कि आप जीन पियाजे के अनुसार बताइएगा इसका आंसर, या आपने सामान्य तौर पर किसी की अवस्था पढ़ी हो उस आधार पर, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उस आधार पर जाएंगे ना। तो हमने ये पढ़ा है कि जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो वो इसका नाम यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तीसरी होती है मूर्त, जिसे कॉन्क्रीट इंग्लिश में बोलते हैं। चौथी होती है अमूर्त, जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार ये हम ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाएंगे, क्योंकि यही है जो क्रम दिखाई दे रहा है। बाकी और भी
और भी ऑप्शन है वो कोई भी क्रम नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि हम 2 नंबर ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखो ये अमूर्त है ना, ये चौथी अवस्था होती है, और जबकि हम शुरुआत करते हैं संवेदिकात्मक अवस्था से, तो इस वजह से क्रम खराब हो रहा है। बाकी है दूसरा है मूर्त, तो ये तीसरे नंबर की अवस्था से स्टार्ट कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ये आपकी चौथी अवस्था से स्टार्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये तीनों गलत हैं, बाकी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका आंसर देने का कई भी तरीका थे, चाहे तो नॉर्मली आपने पढ़ रखी हो अवस्था उस आधार पर दे सकते हैं, या फिर आपने जीन पे आ जाएगी जो भी अवस्था है उस आधार पर भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, इसमें पूछ रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हम उसी आधार पर करेंगे, क्योंकि हमने प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित और या प्रगतिशील कक्षा में संबंधित हमने क्वेश्चन किया था पीछे। अब मैं अभी बता भी देता हूँ आपको किस नंबर पर किया था, शायद वो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन हमने किया था, वही क्वेश्चन फिर से पूछा है, लेकिन अब की बार उसे अलग तरीके से पूछा है, वही देख रहे हैं हम, ठीक है। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा था एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत जो विभिन्नताओं को आप किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो हम कहेंगे, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शनों के आधार पर भी कर सकते हैं। वैसे तो हमें इसमें पॉजिटिव वो देखना है जिसमें बच्चा खुद करके सीख रहा हो, या मतलब सक्रिय हो, मोस्टली बात ये है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, तो बाधा तो किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बाधा। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि अध्यापक की पक्ष पर असफलता, इस प्रकार का भी ये असफलता वगैरह गलती यानी नेगेटिव में आते हैं, इन्हें तो सभी को इग्नोर ही करना चाहिए इस प्रकार के ऑप्शन को। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, और ये तोलने फोलने जैसी बात तो होती ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यानी जो चाहे वो चाहे आपके स्टैंडर्ड परीक्षण हो, या आपके कह सकते हैं जो क्राइटेरिया से संबंधित यानी वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इस प्रकार के सभी सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अब ये 3 गलत हो गए, तो 4 नंबर ऑप्शन बचा वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये कह रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की जो भी योजना है के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो ये कहना सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है, इसमें पूछा है कि एक समावेशी कक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स पर जोर देना चाहिए, यानी ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। यानी इस इंक्लूसिव एजुकेशन जब भी आ जाए आप तो ये सोचिए इसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी से संबंधित हों या फिजिकल डिसेबिलिटी से संबंधित हों, चाहे वो सामान्य बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो या पिछड़े बालक, ये सभी एक साथ पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और इस प्रकार का जो भी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि पहले है ऑप्शन के प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों की ओर बात करेगा ये, यानी जो परफॉर्म होगी वो ओरिएंटेड गोल की बात करेगा, या अभिविधि समरूपी निर्देशों की बात करेगा, या 3 नंबर ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव, तो ये नेगेटिव हो गया, ये आइसोलेशन की बात कर रहा है यानी बच्चों को अलग अलग रखने की, तो ये तो ये नेगेटिव हो गया। 4 नंबर ऑप्शन है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये वाला ऑप्शन है ना 4 नंबर, ये सही हो जाएगा। बाकी जो शुरुआत के 2 थे तो ये गलत ही है, क्योंकि हमें तो वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सभी बच्चों के हित की बात हो रहा हो, ठीक है, तो या उन्हें अवसर दिया जा रहा हो या उनकी हेल्प की जा रही हो, ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन सही होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है सॉरी, ये 14वां नंबर क्वेश्चन है, और इसे देख लेते हैं। ये क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार है, निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त रहेगा। यानी जो आपका आप ऐसे कह सकते हैं, ये RPWD इसे बोलते हैं हम, राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट। ये 1995 में आया था, यानी 1995 इस पर इसे संशोधित करके 2016 में फिर आया था। तो इसमें अन्य 20 प्रकार की डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई हैं। तो हमें तो केवल ये बताना है कि इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, यानी शब्दावली का मतलब यहाँ पे है कि इनको हम किन नामों से जान सकते हैं, जैसे कि मंदित छात्र कहेंगे इन्हें, या विकलांग छात्र कहेंगे, या इन्हें छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर होता है। हम कहेंगे इसे 3 नंबर ऑप्शन स्टूडेंट विद द फिजिकल डिसेबिलिटी, तो इस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15वां,
ये कह रहा है कि अधिगम की जो भी कठिनाइयाँ होती हैं से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यानी जो भी लर्निंग प्रोसेस में जो भी कठिनाई आ रही हैं उनसे जूझते हुए जो भी छात्र हैं उनकी ज़रूरतों को संशोधित करना है तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहला ऑप्शन है, ऑप्शनों के आधार पर ही देख लेते हैं। अब वैसे आंसर तो जो भी होगा वो मालूम हो ही आ गया। जैसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना, यानी जो भी आप ऑडियो विजुअल जो भी एड्स होती हैं यानी जो सहायक सामग्री है उनका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उपयोग करना चाहिए। सेकंड है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल है। जो भी कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी अप्रोच, यानी ये कह रहा है कि जो भी बच्चे का रचनात्मक कार्य करने की जो भी शिक्षा शास्त्र होता है यानी जो भी अप्रोच है पढ़ाने की या उन्हें समझाने की, तो उन्हें उपयोग करना चाहिए। तो ये बात भी सही है। बाकी है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, यानी हो सकता है कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को कोई व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है। बाकी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, तो जटिल चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो अधिगम की कठिनाई से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखना है जो बाकी जो ऑप्शन थे ना 1 2 3 ये तो पॉजिटिव थे, जो नेगेटिव है वो हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है कि ये कह रहा है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होगा। तो हम कहेंगे जो भी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी वो आपकी संबंधित होती है सृजनात्मकता से। ठीक है, या इसे आउट ऑफ बॉक्स बोल सकते हैं। आउट ऑफ बॉक्स जो भी सोचते हैं तो उसके लिए यही यूज किया जाता है अब सारी चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जैसा है 17 नंबर, ये इस प्रकार पूछा है। और ये 17 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी विभिन्न प्रकार की जो भी पृष्ठभूमियों से आ रहे बच्चे, यानी लर्नर, ये अधिगमकर्ताओं का मतलब लर्नर्स होते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए संबोधित करने के लिए। यानी विविध जो भी संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, तो नेगेटिव टालनी नहीं चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बाकी विविध विन्यासों के उदाहरण लेनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी और भी ऑप्शन देखते हैं। ऐसे मतलब सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना, जो भी स्टैंडर्डाइज कोई भी परीक्षण आ जाए वो नेगेटिव ही होता है हमेशा। और 4 नंबर ऑप्शन है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। जबकि नकारात्मक रूढ़िबद्ध अवधारणा है, ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिव होती है। तो हम फिर 2 नंबर पे ही जाएंगे, यानी जो विविध विन्यासों के उदाहरण देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 1 तो यूँ गलत हो गया था क्योंकि ये टालने की बात कर रहा था, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है ना, ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है कि ये कह रहा है कि जो भी आपकी समस्या समाधान है उन क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जाना चाहिए, यानी फैसिलिटेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे जैसे लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, और लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ाकर देना। अटल जो भी शब्द है ना, ये रिगिड के शब्द रिगिड होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, तो इन चीज़ों का हम उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि समरूप, यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे या बढ़ावा देकर, यानी जो भी आप एनकरेज कर रहे हैं ना वो करिए। एनालॉजी, एनालॉजी है कहीं ना कहीं ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखाती है। ठीक है, तो ये आपने रीजनिंग में पढ़ी होगी एनालॉजी। एक जैसे ऐसे आता है ना ऑप्शन, ये इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक भिन्न है, तो वो 3 होंगे जो एक संबंधित होंगे, चौथा होगा भिन्न होगा। इस प्रकार की जो एनालॉजी होती है वो आपकी क्रिएटिविटी के अंतर्गत ही आती है। तो विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा करना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही दिखाई दे रहा है। बाकी दूसरा नंबर नेगेटिव हो गया था अटल की वजह से, और पहला ऑप्शन ये कह रहा था कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, यानी आप इसे कहीं ना कहीं रटवा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो रटवाने वाली चीज़ें हैं वो गलत ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर भी एक गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम 3 नंबर पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। इस प्रकार पूछा है कि जो भी अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी आप उसे सस्टेनेबल रख सकते हैं। सस्टेन रख सकते हैं, जैसे उसे दंड देकर बच्चों को, तो ये तो नेगेटिव हो गया। ये कह रहा है प्रवृत्ति अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं और भी देख लेते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। यंत्रवत मतलब रटने की बात कर रहा है, तो ये 2 नेगेटिव हो गए, 1 नंबर और 4। बाकी 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इनमें से होगा जो
कह सकते हैं अभिप्रेरणा, जो भी हम अधिगम की अभिप्रेरणा की कायम रखने की यानी उसे जारी रखने के लिए बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जो प्रवीणता है ना अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। यानी आप फोकस करोगे जो भी मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स होते हैं ना उस पर, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी 3 नंबर भी नेगेटिव में ही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां। इसमें पूछा है कि शर्मिंदगी है यानी जो सेम होती है उससे संबंध पूछा है। यानी ये कह रहा है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि संज्ञान से संबंध होता है इसका, तो ये इस वजह से गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं, जो अप्रोप्रिएट होगा हम उसे ही चूज करेंगे। ये कह रहा है बच्चों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली होता है यह शर्मिंदगी। तो इस प्रकार का ऑप्शन है। और भी देख लेते हैं। इकरा के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो ये तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बारंबार पैदा करना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास बचा है, देखो एक नेगेटिव था यानी गलत था, और एक आपका 4 नंबर गलत था। अब बचे ऑप्शन 2 और 3 वाले। आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो हम ये कहेंगे कि जो बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए हम बहुत प्रभावशाली, यानी आप है कहीं ना कहीं बच्चे में जो भी शर्मिंदगी से संबंधित बात हो रही है उन्हें आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर बचा ऑप्शन नंबर 2, यानी हम कहेंगे कि जो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। आपने इस प्रकार का एक क्वेश्चन और भी देखा होगा, जो भी हमारा ज्ञान यानी संज्ञान बोल सकते हैं, संज्ञान यानी कॉग्निटिव और संवेग, आपने इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक तो ये कहता है कि ये दोनों अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, तो ये बात तो सही भी है। लेकिन एक स्टेटमेंट पूछा था आपके सीटर ने, एक जजों के नाम से एक मनोवैज्ञानिक हुई हैं, यानी कोई लेडीज थी, उन्होंने कहा था ये स्वतंत्र होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पे शर्मिंदगी है ना कहीं ये 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये संज्ञानात्मक प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, या आप ऐसे कह सकते हैं शर्मिंदगी है वो कहीं ना कहीं संज्ञान पर या हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग होती है उस पर प्रभाव डालती है। आप ऐसे कह सकते हैं, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा इसमें से। जैसे कि विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, तो रटने की बात नहीं की जाती है। संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना, यानी एक्सप्लोरेशन होती है ना, यानी इसे ज्ञान का विस्तार करना होता है इसका मतलब। और रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन कॉन्सेप्ट, यानी ज्ञान के विस्तार में अगर किसी कॉन्सेप्ट के संबंध करना है इन दोनों के बीचों में, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, यानी कोई भी आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं फिर भी आप अवलोकन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सटीक नहीं होता है। बाकी अनुकरण या नकल करके दोहराना, ये भी नकल यानी रटने की बात होती है, वहाँ पे मोस्टली वो ऑप्शन है गलत ही होता है। बाकी हमें तो वो देखना है जिसमें बच्चा कुछ करके सीख रहा हो, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोज रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है। ये कह रहा है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी भी जो कार्यकलाप है में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यानी जो भी एक कोई अध्यापिका है को दिए गए सभी जो भी कार्यकलाप थे में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अब इसका एक रीजन दीजिए क्यों करना चाहिए। तो हम कहेंगे अब यह एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी त्रुटियां होती हैं ना वो अधिगम का ही भाग होती हैं। तो हम कहेंगे जो भी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की एक अर्थपूर्ण होते हैं, या अर्थपूर्ण मीन से होते हैं, मीनफुल होते हैं। बच्चे किस प्रकार गलती कर रहे हैं तो उस गलती को जानेंगे, तो उसी के बाद उपचारात्मक परीक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों की गलतियां भी अधिगम का महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, यानी वो अधिगम का ही भाग होती हैं। बाकी ऑप्शन है जैसे दंड देना, ये नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ज़्यादा त्रुटियां करने पर छात्रों को अलग कर देना, यानी उन्हें आइसोलेशन कर देना, तो ये गलत है। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर करता है, इस प्रकार का ये भी कथन गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर आप ऐसे कह सकते हैं तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां, इसमें पूछा है बच्चों को सीखने में जो कठिनाई होती है, तो जब यानी बच्चे सीखने में अगर कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए इनमें से, और या इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें चूज करना है। जैसे सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे, यानी जो भी है आपके पास सूचना है या जो भी आप चीज़ पढ़ा रहे हो उसे अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चे को जो भी सीखने में कठिनाई आ रही है तो वो इतनी नहीं आएगी जितनी आप है एक साथ में इसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बाकी है वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो,
ठीक है। तीसरा है कि वह अधिगम सामग्री अधिगम जो सामाजिक संदर्भ में हो या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक है, अब ये लगाना ही पड़ेगा। जो भी आप पेडागोजी पढ़ते हो उसमें शिक्षण विधियाँ पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि बच्चों को अगर सीखने में कठिनाई हो रही है तो हम जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन या जो पढ़ाने का तरीका है हम उसे अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि बच्चा है ज़्यादा उसे लोड ना हो पढ़ने से संबंधित या अधिगम में कोई कठिनाई ना हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। बाकी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24वां। ये कह रहा है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, ठीक है। तो बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग यानी जो सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, जैसे उच्च उत्तेजना हो, उच्च भय हो, तो उच्च भय हो ये गलत, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे निम्न उत्तेजना हो, उच्च भय हो, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उच्च भय होता है वो नेगेटिव में होता है। बाकी है संतुलित तो उत्तेजना हो और कोई भी भय ना हो, तो ये पॉजिटिव सा लग रहा है। बाकी और भी देख लेते हैं, कोई उत्तेजना नहीं हो और कोई भय नहीं हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी संतुलित तो उत्तेजना हो और कोई भी भय ना हो, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि बच्चा अगर भय होगा तो निश्चित तौर से आपने मैंने एक चीज़ बताई थी अभी, जो हमारी कॉग्निटिव होती है ना, यानी जो हमारा संज्ञान होता है और जो हमारे इमोशन होते हैं, ये दोनों प्रभावित होते हैं एक दूसरे से। यानी जो इमोशन है ना वो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग पर प्रभाव डालते हैं। तो निश्चित तौर से हमें संतुलित तो उत्तेजना होनी चाहिए, कोई भी भय नहीं होनी चाहिए। अगर आपको भय है तो इसका मतलब आप पलायन करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आपके एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं विलियम मैकडूगल, उन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। मैकडूगल हुए मैकडूगल विलियम मैकडूगल, उन्होंने बताई थी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। इन्हें ऐसे कह सकते हैं एक तरह से संवेग, इनके आधार पर ही प्रतिक्रिया होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं से संबंधित है, लेकिन ये व्यवहारिक कुछ नहीं पूछा गया है इन्होंने कि अधिगम को सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये तो संतुलित उत्तेजना हो और बाकी है कोई भी भय ना हो, ठीक है। भय होगा तो निश्चित तौर से बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हम कहेंगे 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 25 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है। ये कहना है आपसे कि जो भी अधिगम का संरचनात्मक विचार पर सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या कर सकते हैं। यानी अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में हम कहेंगे बच्चे को सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही कथन था जो पॉजिटिव था और इसे आसानी से पहचाना भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 26वां कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त होगी। जैसे योग्यता सुधार करना, यानी योग्यता सुधार और योग्यता अटल। अटल जो भी शब्द आता है वो नेगेटिव में होता है। प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। असफलता पर अनियंत्रित, ठीक है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बाकी 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो भी आपकी एबिलिटी है उसे आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवेबल बोल सकते हैं, इम्प्रूवेबल यानी आप उसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होगी। यानी संकल्पनात्मक मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। उसमें विद्यार्थियों में क्या कर सकता है, बढ़ोतरी करने में सहायक होगा। तो जैसे कि हम ऑप्शन नंबर 4 पे ही जाएंगे। यानी जो भी आपका जो अन्वेषण होगा और संवाद होगा, ये कहीं ना कहीं जो भी आपकी संकल्पनात्मक समझ है उसमें बढ़ोतरी करेगा। बाकी है ऑप्शन थे ये सभी नेगेटिव थे, जैसे कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, रटने पर ध्यान देना चाहिए, ये तो होगा नहीं। बारंबार परीक्षा लेना, तो ये भी नेगेटिव होता है, बारंबार परीक्षा भी नहीं ले सकते। प्रतिस्पर्धा आधारित यानी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा है, तो ये भी गलत है, प्रतियोगिता करवाना बच्चों में। तो हम ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 28 नंबर, ये कह रहा है कि एक कार्य के दौरान है साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन और सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की जो व्यक्तिगत वाक होते हैं क्या दर्शाता है। व्यक्तिगत वाक को हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। और प्राइवेट स्पीच वैसे देखा जाए, ध्यान रखना है, वैसे मैं आंसर ही बता देता हूँ, ये सेल्फ रेगुलेट होती है। यानी हम खुद को रेगुलेट करने के लिए, यानी हम अपनी संबंधी जो भी क्रियाएं करने के लिए हम ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं। और एक होती है आपकी इनर स्पीच, ये भी आपके वाइगोस्की ने बात की है इनर स्पीच। एक है आपकी प्राइवेट स्पीच जो हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। एक और स्पीच होती है, अब वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन होती है 3 प्रकार की स्पीच बताई थी।
वाइगोत्स्की ने, ठीक है। जिसमें से ये जो बात हो रही है वो स्व नियमन की बात हो रही है, यानी अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। बाकी जो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता की बात नहीं की गई है, आत्म केंद्रिता की बात की गई है, ये इसे इंग्लिश में ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जीन प्याजे से संबंधित है, न कि ये वाइगोत्स्की। इसमें स्पष्ट नाम दे रखा था लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। बाकी है जो मनोवैज्ञानिक प्रकार ये होता नहीं है इस प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही था। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 29वां, कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होता है कि विद्यार्थियों की जो भी प्रगति है उसे जानना, ठीक है। जैसे विद्यार्थियों को नामांकन करना या नामांकित करना ये गलत है। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकता की पहचान करना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी और देख लेते हैं। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान करना, ये भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार है प्रतिरूपित किया जा सकता है। जैसे कि ये कह रहा है बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, उन्हें आप किस प्रकार प्रतिरूपित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे चाहे तो वो आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों की पारस्परिकता से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर